Hello everyone, this is Mohit Advocate and welcome back to another video. In this video, we will study the Indian Contract Act 1872 एंड आज हम करने वाले हैं जैसे कि हमने पहली वाली वीडियोस में सेक्शन 1 to 40 बिल्कुल ही डिटेल में और रैपिडली तरीके से प्री के मतलब से समझ लिया था। तो अब इस वीडियो में मैं 41 से लेकर 50 समझाने वाला हूँ, ठीक है। सेक्शन 41 टू सेक्शन 50 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और जो ये वाला चंक है ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस रिवीजन के लिए, ठीक है। तो ये वाला चंक तो सबको आना चाहिए। तो सेक्शन 1 to 75 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ICA, ये प्री के प्रोस्पेक्टिव से सबको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे प्री में इससे, ठीक है। तो हम विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड स्टार्ट करते हैं हम अपने सेक्शन 41 से, ठीक है। सेक्शन 41, अफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। अब कोई परफॉर्मेंस होनी थी किसी कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो परफॉर्मेंस किससे एक्सेप्ट कर ली, किसने, किसी एक पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली होगी किसी तीसरे व्यक्ति से, होनी किसी ओरिजिनल व्यक्ति से, पर उसने एक्सेप्ट कर ली किसी तीसरे से। तो अब क्या इफेक्ट निकलेगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा, वो 41 में बताया हुआ है। व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, तो प्रोमिसी एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे मैंने मान के चलिए A और B है कोई पार्टी, ठीक है, वो उनमें उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो A उसमें क्या है, A उसमें प्रोमिसर है और B उसमें कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसी है। तो उनके बीच में मान के चलिए कोई शुगर बैग्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई A B को शुगर बैग्स डिलीवर करेगा, A B को शुगर बैग्स डिलीवर करेगा और B A को पैसे देगा, कंसिडरेशन देगा। लेकिन B की एक वो थी, नीड थी, क्या नीड थी उस कॉन्ट्रैक्ट में, क्यों आया था उस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि भाई जो A है ना, वो जो शुगर बनाता है, जो वो चीनी बनाता है, उसकी चीनी पूरे शहर में सबसे खास है, सबसे अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए वो उसने शुगर बैग्स 50 बैग्स 50 कट्टे 50 बोरे शुगर चीनी वो ले रहा था, ठीक है, BA से। तो अब देखिए इसमें व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस फ्रॉम द थर्ड पर्सन ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। अगर अब मान के चलिए जब परफॉर्मेंस वाले दिन आता है, BA को बोलेगा भाई आज तो मैं तेरे को ऑर्डर दे, मान के चलिए आज ही वो ऑर्डर देता है, मान के चलिए 1 जनवरी को वो ऑर्डर देता है BA को, ठीक है। ये बोलता है ठीक है मैं आपको 2 दिन बाद, आप 3 तारीख को आपके घर भिजवा दूंगा, आपके घर भिजवा दूंगा, क्या भिजवा दूंगा, चीनी के कट्टे। अब 2 दिन बीत जाते हैं, नहीं भिजवाता वो, फिर वो उसको फ़ोन करता है 3 तारीख को ही, भाई पूरा दिन तो वही उसके पास पड़ा है, चाहे कभी 12 बजे तक कभी पहुँचवा दे, पर रीजनेबल टाइम 8 बजे से पहले कभी पहुँचवा दे, रीजनेबल टाइम यह होता है, ठीक है। तो BA के पास फ़ोन करता है कि भाई क्या हुआ, मैंने शुगर बैग्स मंगवाए थे, क्या हुआ नहीं भेजे तूने। बोला अरे वो शुगर 50 बैग्स तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो बस 5 बैग हैं। तो जो मैं मशहूर था ना इतना, तो अब क्या करूँ, मेरे पास नहीं है अभी इतने, क्योंकि कुछ कंडीशन होगी भाई उसके पास नहीं है अभी इतने। उस टाइम तो थे जिस टाइम ऑर्डर ले रहा था 1 तारीख को, लेकिन उस टाइम B को चाहिए नहीं थे, अब 2 दिन बाद उसको चाहिए, तो उसके पास इतने बैग अवेलेबल है नहीं, क्या पता स्टॉक खत्म हो गया तो नहीं है। तो अब B बोलेगा, क्या बोलेगा B, चलो ठीक है, अब A परफॉर्मेंस तो नहीं करा ना प्रोमिसर, अपने अपने वादे की जो उसने प्रोमिस किया था उसकी परफॉर्मेंस नहीं करा ना। अब प्रोमिस ही क्या करेगा, किसी और व्यक्ति से उतने 50 बैग ले लेगा जो इतना मशहूर चीनी का व्यापारी नहीं है, उससे ले लेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए B ने अब किसी C से 50 बोरी के बैग चीनी के बैग खरीद लिए। तो अब यही कह रहा है 41 सेक्शन 41, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। अब अगर उसने B ने C से, जो नया कोई चीनी का व्यापारी है, उससे ही अगर परफॉर्मेंस करवा ली, उससे ही चीनी के बैग खरीद लिए, तो अब ओरिजिनली जो उसको परफॉर्मेंस A को उसके लिए परफॉर्मेंस करनी थी B के लिए, ठीक है, तो वो नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी है ना, C ने B को कर दी है, ठीक है। अब वो एनफोर्स नहीं करा सकता कॉन्ट्रैक्ट को, कौन, B एनफोर्स नहीं करा सकता कोर्ट में जाके। अब क्या कि जज साहब इससे A से बोलो कि जो 50 बैग का मैंने ऑर्डर किया था वह दे दे। अगर तुमने परफॉर्मेंस किसी और से ले ली, थर्ड पार्टी से, भाई थर्ड पार्टी से अपने चीनी के बैग ले लिए तुमने, तो अब ओरिजिनल से क्या करवाओगे तुम, जिससे तुम्हारा ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये अब ये स्पेसिफिकली परफॉर्म अब नहीं हो सकता, ठीक है, ये एनफोर्स नहीं हो सकता। अब स्पेसिफिकली परफॉर्म तो हो सकता था जब थर्ड पार्टी से मैं नहीं करवाता, लेकिन अब ये एनफोर्स नहीं कर सकता BA के विरुद्ध। कंपेंसेशन ले सकता है, बाद में वो कंपेंसेशन के रूल्स आएंगे भुगतान के, कि A B को भुगतान करेगा, वो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के आगे रूल आएंगे 73, 74, 75 में, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे सेक्शन 42 अब, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। अब किसी की जॉइंट लाइबिलिटी थी, जॉइंट देनदारी थी, मतलब साझा, जॉइंट मतलब मिलजुल कर कोई लाइबिलिटी उतारनी थी, तो उसका डिवोल्यूशन कैसे होगा, मतलब अब वो जो साझा लाइबिलिटी थी, मतलब एक इकट्ठी लाइबिलिटी थी किन्हीं पर्सन्स की, कि उनको कुछ परफॉर्मेंस करनी थी किसी और के,
किसी और के फेवर में, ठीक है, तो उनकी क्या लाइबिलिटीज बनेगी। अब ये 42 रूल बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। When two or more persons have made a joint promise, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों ने क्या किया है, एक जॉइंट प्रोमिस किया है, मेड किया है जॉइंट प्रोमिस, ठीक है, एक जॉइंट वादे में आए हैं वो। देन अनलेस अ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्सेप्शन क्या है भाई, कुछ अनुबंध से ही कुछ विपरीत हालात दिख जाए तो वो मान लेना, वरना ये मानना। ऑल सच पर्सन्स ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स, जितने भी व्यक्ति, अब दो या दो से ज्यादा जितने भी व्यक्ति अब वादे में आए थे ना, प्रोमिस में आए थे, तो वो अपने जीवन काल में क्या करेंगे अब, ऑल सच पर्सन्स ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स, वो सारे व्यक्ति जो प्रोमिस में आए थे, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति प्रोमिस में आए थे, तो अपनी वो जॉइंट लाइफ में जब तक कि वे जिंदा हैं, जीवित हैं इस संसार में, क्या करेंगे वो, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, या उन जॉइंट बंदों में से जो कॉन्ट्रैक्ट में आए थे जॉइंटली किसी प्रोमिस को निभाने के लिए, ठीक है, किसी प्रोमिस में वो आए थे, मतलब उन्होंने मेड किया था प्रोमिस, मतलब वो प्रोमिसर थे। अब तो यही कह रहा है, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, या उनमें से कोई मर जाता है। अब मान के चलते कि तीन व्यक्ति थे, वो प्रोमिसर थे, उन्होंने कुछ प्रोमिस किया होगा मिस्टर एक्स को, तो अब प्रोमिसर कितने हो गए, 3 हो गए, ABC प्रोमिसर लगा लेते हैं, और मिस्टर एक्स को उन्होंने कुछ प्रोमिस किया था, तो मिस्टर एक्स हो गए अब प्रोमिसी। सो अब उनमें से हम मान के चलिए एक ही डेथ हो जाती है, तो अब क्या होगा, अब आगे बढ़ते हैं। हिज रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स, अब एक की डेथ हो जाती है, तो अब एक LR किसके साथ, B और C के साथ मिल जाएगा, और क्या करेगा, लाइबिलिटी उतारेगा। कि कौन सी लाइबिलिटी, कि उसके पापा A ने और उसके जो सर्वाइवर्स हैं, जो मतलब जो जॉइंट पार्टीज के B और C थे, उन्होंने क्या वादा मेड किया था, जिसकी अब लाइबिलिटी उसे उतारनी पड़ेगी एक ही LR को, ठीक है। तो यही कह रहा है, एनी ऑफ देम ही इज रिप्रेजेंटेड जॉइंटली विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर, और मान के चलते जब डेथ, अब जो B की भी डेथ हो जाती है थोड़े दिन बाद, तो B का भी LR ऐड हो जाता है, उसकी भी लाइबिलिटी है, वो भी अपनी लाइबिलिटी उतारेगा। अब C की डेथ हो जाती है, जो लास्ट सर्वाइवर था उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब उस प्रोमिस का, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट उस वादे का, अब C की भी डेथ हो जाती है, तो C का LR भी ऐड हो जाएगा। अब देखो, ओरिजिनली तो ABC ने अनुबंध मेड किया था, मतलब एक प्रोमिस में आए थे, ठीक है, तो A की डेथ होगी तो A का लड़का आ गया, B की डेथ होगी तो B का लड़का उसकी जगह आ गया, C की डेथ होगी तो C का लड़का आ गया। अब क्या करेंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल जॉइंटली मस्ट फुलफिल द प्रोमिस। अब वो रिप्रेजेंटेटिव, अब भाई A का रिप्रेजेंटेटिव उसका लड़का, B का रिप्रेजेंटेटिव B का लड़का, और C का रिप्रेजेंटेटिव C का लड़का, तो वो तीनों उनके LRs, उन तीनों के LRs अब अपनी जॉइंट लाइबिलिटीज को उतारेंगे और क्या करेंगे, मस्ट फुलफिल द प्रोमिस, और अगले व्यक्ति को जो परफॉर्मेंस, जो उन्होंने प्रोमिस, जो उन वादे में आए पड़े हैं, वो फुलफिल करेंगे, ठीक है, वो फुलफिल करेंगे। तो यह था 42। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं 42 का। तो मान के चलते हैं A, B और C, A, B, C एक ही गांव के रहने वाले हैं, A, B और C, ठीक है। तो A, B, C एक ही गांव के रहने वाले, वो किसी मिस्टर एक्स से एक वादा कर देते हैं, वो एक प्रोमिस कर देते हैं, और वो प्रोमिस क्या करते हैं कि भाई हमारी ये लैंड है, हमारे पास 10 एकड़ लैंड है, हमारे पास 10 एकड़ लैंड है A, B, C, और कोई मिस्टर एक्स होगा, बिल्डर होगा, वो लैंड ले रहा होगा फार्म हाउस बनाने के लिए। तो A, B, C एक्स से वादा कर देते हैं, हमारी ये 10 एकड़ लैंड है भाई, 5 एकड़ तो मेरी है A की, और B और C की 2.5 एकड़ तो होगी ना 10 एकड़। तो अब क्या होता है, वो वादा कर लेते कि हम आपको A, B, C पूरे होशोवास में हम आपसे वादा करते हैं मिस्टर एक्स से कि हम आपको अपनी लैंड, ये 10 एकड़ लैंड बेच देंगे। तो भाई लैंड बेचना और एक्स का लैंड खरीदना पैसे देकर बिल्कुल लॉफुल है भाई, समाज में यही तो होता है, पैसे देकर किसी की जमीन खरीदी जाती है, या कुछ और वस्तु देकर उसकी चीज खरीदी जाती है, या तो मनी दे दो या थिंग दे दो। थिंग क्या हो सकती है, कुछ भी वस्तु हो सकती है थिंग में, तो ठीक है। तो अब A, B, C क्या वादा कर लेते हैं एक्स से कि भाई हम आपको अपनी लैंड दे देंगे, आप हमारी लैंड में कब्जे में आ जाओगे, और उसके बदले में आप हमें कंसिडरेशन दे दोगे। तो यही हमारे बीच में कंसिडरेशन है, हमारा लैंड आपको देना कंसिडरेशन, और आपको हमें पैसे देना या कुछ भी थिंग देना, वो कंसिडरेशन। तो क्या होता है, 2 महीने बाद की वो डेट ऑफ परफॉर्मेंस रख लेते हैं, पर धीरे धीरे क्या होता है, पैसों की खुशी आने के कारण कि पैसे आएंगे, एक्स हमें बहुत सारे पैसे देगा, तीनों व्यक्ति को लाइन वाइज हार्ट अटैक होता रहता है। जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट बना 2 महीने के अंदर अंदर, क्या 1.5 महीने के अंदर अंदर A, B, C तीनों निपट लिए, तीनों भगवान को प्यारे हो गए। अब तो क्या होगा, अब जो A का LR है, जो A का लड़का है, उसका मान के चलिए तीनों के एक लड़के ही हैं। अब जो A का LR है, अब जो B का LR है, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव,
ए का भी एक लड़का है, बी का भी एक लड़का है, सी के मान के चलिए 2 लड़के हैं। तो ये तीनों के जो LR है ना, ए का एक लड़का हुआ, बी का एक लड़का हुआ और सी के 2 लड़के हुए, तो ये चारों, अब चारों क्या करेंगे, सी को अपने जो उनके फादर ने जो प्रॉमिस किए थे, उनके फादर्स ने ABC ने जो प्रॉमिस किया था, वो सी को वो ABC ने जो ABC ने जो प्रोमिस किए थे, अब उनके LRs मिस्टर एक्स को, जो कि डीलर है, जो कि फार्म हाउस उनके लैंड में निकालेंगे और उनको मनी और थिंग देंगे, और वो उसको ABC के LRs को उनको अपना प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, फुलफिल द प्रॉमिस, वर्ड है फुलफिल करना ही पड़ेगा। मतलब ABC के LR को एक्स को लैंड देनी ही पड़ेगी। ये नहीं कह सकते कि हमारे पिताजी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, अनुबंध में आए थे, नहीं, ये नहीं कह सकते। ABC के LRs को अब लैंड देनी ही पड़ेगी, वो 10 एकड़ लैंड, और वो अब मिस्टर एक्स उनको पैसे देगा। वो यह नहीं कह सकते कोर्ट में जाकर कि ये तो हमारे पिताजियों ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, हमें तो इस यह व्यक्ति की शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। नो, दे कांट से। अब उन्हें वह प्रॉमिस जो उनके फादर्स ने एक प्रॉमिस वादा में आए थे, वह एक्स को अब देना पड़ेगा लैंड, और एक्स उनको पैसा देंगे। वो बाद में जाके हो सकता है भाई एक्स अपना ब्रीच कर दे, पैसा ना दे, तब उनकी लाइबिलिटी, तो अब क्या बची लाइबिलिटी, अब कुछ भी नहीं। भाई एक्स ही ब्रीच कर देगा, तो वो अब अगर उनकी देने की भी इंटेंशन नहीं थी और अब एक्स ने भी ब्रीच कर दिया, तो उनके पास एक और कंपनी वो आ गया, रेमेडी आ गई कि कंपनसेशन ले लेंगे एक्स से, बस बात खत्म, यही होगा। तो ये था हमारा सेक्शन 42 विद एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से समझाया। अब सेक्शन 43 हम पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा लेंथी है, पर इसको भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। अब ये देखते हैं, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स, तो हमारे इसी वाले एग्जाम्पल से लिंक कर लेंगे इसको। ABC अब जॉइंट प्रोमिसर्स है, उन्होंने वो वादा किया हुआ है किससे, मिस्टर एक्स से। तो अब यही कह रहा है कि जो जॉइंट प्रोमिसर हैं, तो जॉइंट जो एक प्रोमिसी है जिससे उन्होंने वादा किया हुआ है, वो जो प्रोमिसी है उनको विवश कर सकता है एक को, उनमें से एक प्रोमिसर को कि परफॉर्म कर, कि तू अपना पार्ट परफॉर्म कर। ठीक है, तो ये 43 की बॉडी हम पढ़ेंगे। व्हेन 2 और मोर पर्सन्स मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति क्या करते हैं, एक जॉइंट वादा बनाते हैं। तो हमारे पिछले वाले एग्जांपल में भी इसी का एग्जांपल फिट हो जाएगा, ये वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो वही ABC, A की 5 एकड़ लैंड है, B की 2.5 एकड़ है और C की भी 2.5 एकड़ है, तो टोटल होगी 10 एकड़। वही बेचने का वादा कर लेते हैं किससे, X से, मान के चलो 2 करोड़ में कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 करोड़ A को मिलेगा उसकी 5 एकड़ लैंड का, 50 लाख B को मिलेगा और 50 लाख C को मिलेगा। ठीक है, कर लेते हैं। तो अब क्या होता है, द प्रोमिसी में इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। तो प्रोमिसी की क्या राइट है उस मिस्टर एक्स की, क्या अब वो मिस्टर एक्स क्या कर सकता है, क्या वो घोड़े दौड़ा सकता है इसमें। द प्रोमिसी में उसकी डिस्क्रिप्शन है, प्रोमिसी की कर भी सकता है, नहीं भी छोड़ भी सकता है, कर भी, लेकिन टाइट भी कर सकता है। द प्रोमिसी में इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, तो जो प्रोमिसी है मिस्टर एक्स है, अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है इस विषय में, मतलब किस विषय में, कि भाई हम आपसे वादा कर तो रहे हैं, लेकिन आप है ना बाद में जाके ये मत कह देना कि नहीं भाई मैं BC की नहीं ले रहा, मैं तो एक ही लूंगा, मतलब BC की मैं लैंड नहीं ले रहा 2.5 एकड़, मैं तो बस एक्स, बाद में आप ये मत कह देना कि बस मैं तो एक ही 5 एकड़ लैंड लूंगा और इसको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। नो 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 नो, अगर ऐसा उस एग्रीमेंट में, उस करारनामे में ABC और X के बीच में लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा, कंपेल एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसेस टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रोमिस। तो क्या कंपेल करेगा, एक प्रोमिसर को कर देगा कि तू अपना प्रोमिस निभा, या एक से ज्यादा को कर देगा, प्रोमिसर्स को ABC को भी कर देगा। ABC से तो वो करवा ही सकता ओरिजिनली, लेकिन या तो A को भी बोल देगा कि भाई कर परफॉर्म, आजा रजिस्ट्रार के ऑफिस में और अपने पैसे पकड़ और मेरे को अपनी डिलीवरी दे जमीन की 5 एकड़ लैंड की। या तो A और B को बोल देगा कि भाई 7.5 एकड़ लैंड की आ जाओ रजिस्ट्री करवाने, और C की मैं थोड़े दिन बाद ले लूंगा, लेकिन तुम तो कराओ, तुम तो मुझे 7.5 एकड़ लैंड दो और अपने पैसे लो 1 करोड़ 50 लाख रुपए। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब C का क्या होगा, C को अगर बाद में वह करवा लेगा तो बाद में पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं कराएगा तो C ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर देगा कि भाई C के साथ भी तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा था X का, तो वो केस करके उससे ब्रीच ऑफ अपनी कंपनसेशन ले लेगा और उसकी प्रॉपर्टी तो उसके पास रह ही गई। अगर कर देता है बाद में जाके उससे C से भी परफॉर्मेंस करवा लेता है तो क्या होगा, एक सेकंड, तो क्या होगा, बाद में जाके C से परफॉर्मेंस करवा लेता है तो यही होगा। अब वो उसको पैसे दे देगा, वो उसको अपनी लैंड का पोजीशन दे देगा, कब्जा दे देगा, बात खत्म।
और क्या हो सकता है इसमें, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसकी लास्ट वाली जो ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसेस टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रोमिस, इस लेटर पार्ट को सेक्शन 43 के पैरा 1 के लेटर पार्ट को हम अच्छे से समझते हैं अब। और एक और एग्जांपल से, कंपेल एनी वन और मोर ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रोमिस। तो इसमें समझना क्या है, एक और एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में ट्विस्ट कर लेते हैं कि मान के चलिए ए बी सी एक लैपटॉप के जॉइंट ओनर्स हैं, एक लैपटॉप के जॉइंट ओनर्स हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने कोई लगा लीजिए कोई एप्पल मैकबुक ली हुई है जिसकी प्राइस है 2 लाख रुपए, ठीक है। अब वो 2-3 महीने बाद तीनों भाई बदले में यूज करते करते फेडअप हो जाते हैं। कभी 15 दिन ए के पास रहता है, 15 दिन बी के पास रहता है, तो उस 15 दिन में ए मक्खी मारता है, और फिर 15 दिन सी के पास रहता है तो ए भी, दोनों मक्खी मारते हैं, ठीक है। ऐसे हो रहा है उनके साथ। तो उन्होंने 2 लाख रुपए डाल के अपनी इन्वेस्टमेंट से लिया तो था वह लैपटॉप, पर उनको मजा नहीं आ रहा है ऐसे ओनरशिप में। अब तो वो क्या करते हैं, मिस्टर एक्स से एक करारनामा कर लेते हैं। क्या करारनामा कर लेते हैं कि भाई हम आपको अपना लैपटॉप 1,50,000 में बेचेंगे, और उनकी आपस में हो जाती है कि भाई हमने जो पैसे डाले थे इक्वल शेयर में, हम 50-50 हजार रुपए इससे ले लेंगे और इसको अपना लैपटॉप दे देंगे, ठीक है। सॉरी, तो 42 के फॉर्मर पार्ट में तो यही कह रहा है। अगर इस विषय में कोई एक्सप्रेस खुलकर एबीसी और मिस्टर एक्स जो उनका लैपटॉप खरीदने वाला, उनके बीच में कोई खुलकर एग्रीमेंट नहीं है क्या कि भाई मिस्टर एक्स आप बाद में सिर्फ ये मत कहना कि भाई वो करो, मैं एक से परफॉर्म करा लूंगा, ठीक है। अगर खुल के इस विषय में नहीं है तो वो खुलकर बोला हुआ है कि हम जो, अगर आप खुलकर यह बोला हुआ है उस जो एबीसी और एक्स के बीच में करारनामा हुआ पड़ा है, उसमें खुलकर दोनों पार्टीज ने यह एक टर्म लिखवाई हुई है, कंडीशन लिखवाई हुई है कि भाई मिस्टर एक्स आप हमें जो आपकी जो डेट ऑफ परफॉर्मेंस है 1 हफ्ते बाद की, हम आपको लैपटॉप सौंप देंगे, आप हमें पैसे सौंप दोगे। तो आप, हमने करारनामे में यह लिखवाया है कि आप अब क्या करोगे मिस्टर एक्स, आप किसी में से, हम तीनों में से किसी एक को फोर्स नहीं करोगे, कंपेल नहीं करोगे कि मेरे को डिलीवरी दे, मेरे को अपने लैपटॉप की डिलीवरी दे, नहीं, क्योंकि ये हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी है तो हम आपको जॉइंट डिलीवरी देंगे और तुरंत आपसे पैसे लेके आपस में बांटेंगे, ये हमारी बात है, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वो फिर कंपेल नहीं कर सकता अगर ये टर्म एंड कंडीशन एक करार में लिखवाई हुई है, या फिर करार में लिखवाई भी नहीं हुई है, उससे खुलकर मुंह पर बोली हुई है, एक्सप्रेसली बोली हुई है, ठीक है। ओरली भैया तो राइटिंग में करारनामा हो जाएगा, या मुंह से बोलकर हो जाएगा, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यही कह रहा है। अब बाद में अगर यह टर्म नहीं लिखवाई हुई उन्होंने, तो वो एक्स अब उनको कंपेल कर सकता है, उसमें उन तीनों में से एक को भी या उन तीनों में से 2 को भी कंपेल कर सकता है कि भाई जॉइंट ओनर्स तो वो हैं। अब उन्होंने खुल के यह बात लिखवाई नहीं हुई कि मेरे को कंपेल मत, हमें आप कंपेल नहीं करोगे, अगर कंपेल करोगे तो आपने लिखवाई हुई दिखा दोगे कि नहीं कर सकते आप, पर ये लिखवाई नहीं हुई टर्म एंड कंडीशन, तो क्या होगा बाद में। अब एक्स को वेट नहीं, क्या वेट नहीं कि 1 हफ्ते बाद मेरे को लैपटॉप मिलेगा, वो तो सोचता है भाई पैसे आज दे रहा हूं तो आज ही मिल जाए, तो आज ही मिल जाए, तो क्या होगा। अब एक्स बोलता है, ए को फोन करता है, भाई रेडी हो जा मैं लैपटॉप लेने आ रहा हूँ, और एक्चुअल में उस दिन लैपटॉप भी होता है ए के पास, ये वो मैकबुक। तो ए कहता है मैं अपने बी और सी से पूछ लेता हूँ, बी और सी कहते हैं रुक जा यार, 1 हफ्ते की डील हुई थी, अब वो कैसे इतनी जल्दी लेने आ रहा है। तो वो ये कहता है भाई 1 हफ्ते की डील हुई थी, वो 1 हफ्ते के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। फिर 1 हफ्ते एक्स वेट कर लेता है, फिर 1 हफ्ता हो जाता है, फिर एक्स फोन करता है ए को, उसी के पास लैपटॉप की पोजीशन है, ए के पास ही फोन करता है, भाई 1 हफ्ता हो गया, अब आ रहा हूँ मैं, या तू आ जा, ठीक है। तो फिर ए दोबारा बी और सी से भाई सहमति तो लेगा, उनकी भी तो जॉइंट प्रॉपर्टी है, पैसे लगे पड़े लैपटॉप में। तो ए फिर बी और सी से फोन करता है, तो बोलता है कि भाई हमें अब इंटरेस्टेड नहीं है, चल हम है ना, हम तेरे को कहते हैं कि अब तेरे को जितने दिन रखना है ना उतने दिन रख लियो, जब तेरा जी भर जाए ना, जब हमको लैपटॉप यूज करने के लिए दे दियो। तो अब क्या हुआ, बी सी ने एक्विजिशन नहीं किया ए की रिक्वेस्ट पे, तो अब एक्स उसको ए को कंपेल कर सकता है, विवश कर सकता है, क्योंकि वो तो देना चाहता है ना लैपटॉप, वो अब एक्स उसको कंपेल कर सकता है ए को कि लैपटॉप की डिलीवरी दे, मेरे को परफॉर्मेंस कर अपना पार्ट, ठीक है। उसको कंपेल कर सकता है किस चीज के लिए, टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रोमिस। अब जो होल ऑफ द प्रोमिस है भाई, लैपटॉप देगा तो लैपटॉप दिया तो होल प्रोमिस परफॉर्म हो गया, अगर देगा तो, नहीं देगा तो क्या होगा, वही एक्स ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का वो करेगा, सूट फाइल करेगा और उनसे भुगतान लेगा, कंपनसेशन लेगा। तो यह था हमारा 43 का पैरा 1, 43 का पैरा 2, ईच प्रोमिसर में कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अब जो अब ए ने अब वो किया, लैपटॉप दे दिया एक्स को, अब जो और प्रोमिसर्स हैं वो कंट्रीब्यूशन तो करेंगे ही, कंपेल उससे करवाएंगे। अब ये देखिए
ईच ऑफ टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर्स मे कंपेल एवरी अदर जॉइंट प्रोमिसर टू contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में तो मान के चलिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बी हैं, इसमें दो ही हैं, ये दो पार्टीज हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एक मिस्टर एक्स का लैंड खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में टर्न हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, ए मिस्टर एक्स ए और बी को लैंड देंगे अपनी, उनको कब्जे में बैठाएंगे, और ए और बी मिस्टर एक्स को पैसे देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, डेट ऑफ परफॉर्मेंस का टाइम आ जाता है उस दिन बी बोलता है कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, बी बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब हमने एग्रीमेंट तो कर लिया, बस तेरे पास पैसे है, तू दे दे उसको पैसे और हम लैंड ले लेंगे, ठीक है। तो ए पैसे दे देता है, ए पैसे मिस्टर एक्स को बी के हिस्से के भी दे देता है। तो अब क्या होगा, बाद में जाके ए उसको बोल सकता है कि भाई कॉन्ट्रीब्यूट कर, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट कर इसमें, मेरे को दे, मैंने तेरे दिए थे ना, तो तू कॉन्ट्रीब्यूट कर, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो बाद में ये नहीं कह सकता कि भाई चल 2 महीने बाद दूंगा। अगर उनके बीच में कोई हो गया ना, भाई अब तो मैं तेरे पैसे दे रहा हूँ, अगर फिर तू मेरे को 1 महीने में दे दियो, तो ये भी एक नया एग्रीमेंट बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारा 43 का पैरा 2 कह रहा था। 43 का पैरा 3, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। अगर कुछ नुकसान हो जाता है उस कंट्रीब्यूशन में, मतलब जो एक कंट्रीब्यूशन करना था जॉइंट प्रोमिसर्स को, उसमें कोई नुकसान हो जाता है किसी एक जॉइंट प्रोमिसर की वजह से, तो वो बाद में जाके उसको जो उसको छोड़ के, उसको एक्सक्लूड करके, जिसकी अभी इतनी कैपेसिटी बची नहीं है पैसे देने की, उसकी वजह से नुकसान होता है अदर जॉइंट प्रोमिसर्स को, तो पहले तो वो शेयर करेंगे उस लॉस को दोनों। अब मान के चलो ए बी सी को एक लैंड के पैसे देने थे किसी मिस्टर एक्स को, सी कहता है भाई मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, तो अब उनको लॉस हुआ ना, अब भाई ए और बी को भुगतान उठाना पड़ेगा, और बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मतलब उसके पास कभी आने भी नहीं वाले, वो बिल्कुल यूं लगा लो कि वो हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है कोर्ट से। तो अब ए और बी जो उसका, अगर भाई सी परफॉर्म नहीं करेगा तो एक्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस डाल देगा। अब ए और बी पैसे दे देते हैं और मिस्टर एक्स का लैंड ले लेते हैं, और मिस्टर एक्स को पैसे दे देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो अब ए और बी ने लॉस उठाए ना, भाई सी को जो पैसे देने थे सी ने दिए नहीं, क्योंकि बस थे नहीं, कुछ बंदोबस्त हो गया होगा, भाई पहले थे जब एग्रीमेंट में आए, पर जब कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का टाइम आया तब नहीं थे। तो ए और बी ने क्या किया, अब लॉस उठाया ना सी का, तो यही कह रहा है कि भाई पहले तो पार्टी की ड्यूटी है कि कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करेंगे, चाहे लॉस उठाना पड़े, बाद में उससे ले लेंगे। अब हमारे एग्जांपल में सी तो इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो चुका है, उसके पास तो पैसे ही नहीं है, तो कहाँ से लेंगे। पर यही सिचुएशन अब हम देखते हैं 43 के पैरा 3 में, वो कैसे बॉडी में पढ़ते हैं, क्या क्लियर होती है। इफ एनी वन ऑफ 2 और मोर जॉइंट प्रोमिसर्स मेक्स डिफॉल्ट, अब उन जॉइंट प्रोमिसर्स में से कोई एक, जैसे हमारे एग्जांपल में 3 जॉइंट प्रोमिसर्स थे ए बी सी वाले में, तो उसमें किसी एक ने, सी ने डिफॉल्ट किया ना, तो यही कह रहा है उसने डिफॉल्ट किया। इन सच कॉन्ट्रीब्यूशन करने में उसको पैसा देना था, तीनों को मिल बांट के, और जमीन लेनी थी, और एक्स को पैसा देना था, उन्होंने जमीन लेनी थी, ठीक है। तो सी ने डिफॉल्ट किया। द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स मस्ट बेयर द लॉस। अब जो रिमेनिंग, हमारे एग्जांपल जो रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स थे ए और बी, उन्होंने सी का लॉस उठाया ना, अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर्स, और उसके डिफॉल्ट से उठाया, भाई उसके पास पैसे नहीं है, क्यों, वो एग्रीमेंट में आया वो, लेकिन उसके डिफॉल्ट से उसके अब पैसे नहीं दे पा रहा वो, तो अब ए और बी ने जो उसका शेयर था वो इक्वली बांट लिया। अब मान के चलिए उसको 10 लाख रुपीज देने थे, तीनों को 10 लाख रुपीज देने थे, और एक्स को 30 लाख रुपीज देने थे, ठीक है। तो अब सी जिस दिन एग्रीमेंट बन रहा था उस दिन तो उसके पास पैसे थे, पर बाद में जाके जब परफॉर्मेंस की बारी थी 1-2 महीने बाद की, तब तक वो सारे पैसे उड़ा चुका था, और अब उसके पास पैसे नहीं है। तो अब क्या होगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज करना है, कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट तो करना है, ताकि एक्स ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का केस ना डाल दे भाई, और भुगतान ले ले, ठीक है। तो ए और बी ने क्या किया, और अपनी तरफ से 5-5 लाख रुपए ऐड कर लिया, और अमाउंट 15 लाख करके 30 लाख रुपीज कर दिया, और एक्स को पेमेंट कर दिया, और उसका लैंड ले लिया। तो अब कह रहा है कि उन्होंने कैसा किया, उन्होंने इक्वल शेयर्स में किया ना, लॉस बेयर किया ना इक्वल शेयर्स में, तो यही कह रहा है हमारा 43 का पैरा 3, ठीक है। तो वो करेंगे, ऐसा होता है कानून में। अब 43 का एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल। इस सेक्शन में जो श्योरिटी है उसको बिल्कुल भी कोई नहीं रोक रहा, क्या करने से, कि भाई उसने कुछ श्योरिटी दी थी, किसके लिए श्योरिटी दी थी, फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल। नथिंग इन सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी, एक जैसे श्योरिटी होती है, श्योरिटी क्या होती है भाई, एक प्रिंसिपल डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है। तो क्रेडिटर ने पहले
डेटर को पैसे दिए होते, प्रिंसिपल डेटर को, मान के चलिए कोई ए है जो पैसे देने वाला है, मतलब क्रेडिटर है, उसने बी को 1 लाख रुपए दिए हुए थे 2 महीने के लिए, तो बी क्या हुआ यहाँ पे, प्रिंसिपल डेटर हुआ, ठीक है, लेने वाला हुआ, लेनदार हुआ पैसे, और वो ए क्या हुआ, देने वाला हुआ, पैसे उसने दिए, बी ने प्राप्त किए, लिए, तो बी यहाँ पे हुआ प्रिंसिपल डेटर, ए यहाँ पे हुआ क्रेडिटर। लेकिन ए ने बस इस कंसिडरेशन पे दिए थे क्योंकि सी, एक बंदा सी था, वो बोला कि भाई बी बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये एक पेड़ों की नर्सरी लगाने के लिए आपसे उधार ले रहा है, और जैसे इसका बिजनेस चलेगा 2 महीने में, खूब दौड़ेगा, 1 महीने में, ये 2 महीने का टाइम ले रहा है, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, पर मैं इसकी श्योरिटी देता हूं कि ये आपके पैसे देगा, अगर नहीं देगा तो मैं दूंगा। तो सी क्या बन गया यहाँ पे, श्योरिटी बन गया, ठीक है। तो ये अब ये एक्सप्लेनेशन उसकी बात कर रहा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल। अब श्योरिटी को इस धारा का कुछ भी प्रिवेंट नहीं करेगा कि वो रिकवर, वसूल नहीं पा सकता, किससे, अपने प्रिंसिपल से, जिसके लिए वो श्योरिटी बना था। वो किसके लिए श्योरिटी बना था, सी, बी के लिए बना था ना, कि भाई ये नहीं देगा तो मैं आपको मैं पैसे दे दूंगा। अब सी बी से रिकवर कर सकता है, वसूल सकता है जो उसने उसको ए को दिया है। पेमेंट्स मेड बाय श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, जो पेमेंट मेड किया सी ने ए को, ठीक है, क्योंकि वो श्योरिटी बन गया था। और एंटाइटल द प्रिंसिपल टू रिकवर anything from the surety on account of payment made by the principal, or entitle the principal to recover anything from the surety on account of payment made by the principal। अगर कुछ प्रिंसिपल ने भी, अब जो बी था हमारे एग्जांपल में, जो भी मैंने एग्जांपल दिया रिसेंट वाला, उसमें बी ने भी कुछ उसको अगर ए को पैसे दे दिए थे, और ए बिल्कुल साइलेंट है, बताता नहीं है कि भाई मैं बी से प्राप्त कर चुका हूं, और अब वो सी से भी प्राप्त कर लेता है, तो अब भी एंटाइटल है, कौन, प्रिंसिपल एंटाइटल है कि ए से वापस ले लेगा जो उसने सम उसको दिया, क्योंकि वो सी से ले चुका है पैसे, ठीक है। यही हमारी एक्सप्लेनेशन 43 हमारा सेक्शन पूरा हुआ, जो एक्सप्लेनेशन विद डिटेल में सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। अब इस 43 की एक इलस्ट्रेशन है ए, वो देख लेते हैं। देखिए, ए बी एंड सी जॉइंटली प्रोमिस टू पे डी 3000 रुपीज। ए बी सी जॉइंटली, गुल मिलकर एक वादा करते हैं, किसको, डी को, कि हम तेरे को 3000 रुपए देंगे। अब भाई डी उनको क्या देगा वो हमें पता नहीं, इसमें है नहीं, ठीक है। डी में कंपेल इधर ए और बी और सी टू पे हिम 3000 रुपीज। तो अब डी उनमें से किसी को भी कंपेल कर सकता है बाद में, जब परफॉर्मेंस जब देने की बारी आएगी, कि भाई या तो ए तू दे, बी तू दे, या सी तू दे, किसी को भी कर सकता है। अगर यहाँ पे एक्सप्रेसली लिखा होता, कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी होता, कि क्या होता, कि भाई तू कंपेल नहीं कर सकता, डी हमें किससे लेने, हम तेरे को चाहे कैसे दे, चाहे 2000 मैं दूं और बी सी, और ये बी सी 500 दे, पर हम वो लिखवा देंगे कंडीशन, या मुंह से बोल देंगे कि भाई तू बाद में जाके हमें कंपेल नहीं कर सकता। क्या कंपेल नहीं कर सकता, क्या, कि हमें किसी एक को आप कंपेल कर दो कि तू दे, नहीं, वो लिखवा देंगे, तो ऐसा नहीं करेगा डी, ठीक है। तो ये था हमारा 43, सेक्शन 43। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 44। अब हम सेक्शन 44 पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। अब क्या नतीजा निकलेगा अगर दो जॉइंट वो थे, प्रोमिसर्स थे, और दो में से एक को रिलीज कर दिया, किसने, ऑब्वियसली प्रोमिस ही करेगा। तो 44 की बॉडी पढ़ते हैं, वेयर 2 और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रोमिस, जहां 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों ने एक जॉइंट वादा किया है, एक प्रोमिस में आए हैं, ठीक है। अ रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर्स बाय द प्रोमिसर डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स, ठीक है। अब प्रोमिसी ने उन व्यक्तियों को, जो 2 व्यक्ति जॉइंट प्रोमिस में आए थे, उसने एक को डिस्चार्ज कर दिया कि जा, मैं तेरे से परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, तू आजाद है, मैंने तेरी रस्सी खोल दी, तू जा, तेरी कोई लायबिलिटी नहीं बन रही, मैं तो अब जो ये बचा हुआ ना ए, तो मानिए ए और बी थे जॉइंट प्रोमिसर्स, उन्होंने कुछ मिस्टर एक्स से वादा किया होता कि हम आपके लिए परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है एक्स ने ए को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो ये मत मानिएगा कि अब मिस्टर एक्स प्रोमिसी ने उसको ए को रिलीज कर दिया, तो अब ए की कोई ड्यूटीज नहीं है, किनके प्रति, बी के प्रति, पूरी ड्यूटी बनी रहेगी उसकी अभी भी, क्योंकि प्रोमिसी ने उसको डिस्चार्ज किया अपने विल से, एक्स की मर्जी से, खुद अपनी मर्जी मानकर। भाई बी और ए के बीच में क्या डीलिंग्स हैं, उन्होंने कैसे सेटलमेंट की हुई है आपस में, अब लेकिन ए बी के प्रति डिस्चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही कह रहा है 44 में, क्या कह रहा है, When 2 or more persons have made a joint promise, ठीक है, पढ़ लिया हमने। A release of one of such joint promisers, अब रिलीज हो गया है ए और बी, जो हमने एग्जांपल लिया उसमें ए का रिलीज हो गया है, किसने कर दिया है, प्रोमिसी ने कर दिया, बाय द प्रोमिसी, ठीक है। डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स,
तो एक का डिस्चार्ज हुआ है तो दूसरा जॉइंट जो प्रोमिसर है ना उसका डिस्चार्ज नहीं हुआ है, वो तो परफॉर्मेंस करेगा ही। मतलब बी का डिस्चार्ज नहीं हुआ, ए को रिलीज कर दिया भाई, प्रोमिस ने कर दिया, नहीं करवाना चाहता उससे कुछ परफॉर्मेंस, पर बी अब डिस्चार्ज नहीं हुआ अपने प्रोमिस से, वो पूरा करेगा, ठीक है। Does not discharge the other joint promisor or joint promisors, neither does it free the joint promisor so release from responsibility to the other joint promisors or joint promisors, ठीक है। ये आ गया वही कि भाई मान के चलिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, सिंपल से 44 को समझा देता हूँ। ए बी ने कुछ दो पार्टी हैं ए और बी, वो तो प्रोमिसर्स हैं और मिस्टर एक्स है वो प्रोमिसी है, ठीक है। तो उनके बीच में चाहे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमें उससे मतलब नहीं, मान के चलिए कुछ लैंड का ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ जमीन उमीन का, तो क्या हुआ, अब मिस्टर एक्स ने बोला, जो प्रोमिसी है मिस्टर एक्स, उसने बोला कि भाई ए और बी तुम जॉइंट प्रोमिसर तो हो, लेकिन मैं ए तेरे को फ्री करता हूं, मेरे को तेरे से कुछ नहीं चाहिए, तू जा, कर दिया ना उसने फ्री। तो अब लेकिन बी फ्री नहीं हुआ इससे, वो तो ऑब्वियसली बात है, बी क्यों फ्री होगा, बी को किया उसने फ्री, नहीं होगा। लेकिन अब चलो हो गया, मतलब ए फ्री हो गया, बी फ्री नहीं हुआ, बी तो अपना परफॉर्मेंस तो करेगा, एक्स को निभाएगा अपना पार्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करेगा। लेकिन अब लेटर पार्ट में ये कह रहा है 44 का कि भाई ए बी ये नहीं समझ लेगा कि अब तेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है बी के प्रति। अगर बी ने कुछ परफॉर्मेंस करा है, बी ने कुछ पैसे उसे या जो भी उसको लेना था प्रॉपर्टी, उसके पैसे दिए हैं, तो बाद में जाके ए की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती, बी को देगा वो पैसे, ठीक है, जो उसने पे किए हैं, ठीक है। तो ये था 44। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 45, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। अब डिवोल्यूशन कैसे होता है, जॉइंट जो बिल्कुल मिलजुल कर जो अधिकार बने हुए हैं उनका, 45 बताता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ेंगे। When a person has made a promise to two or more persons jointly, जब एक व्यक्ति ने प्रोमिस मेड कर दिया है और दो या दो से अधिक व्यक्तियों को कर दिया है, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या हुए, प्रोमिसी हो गए, और जो एक व्यक्ति हो वो क्या हो गया, प्रोमिसर हो गया। तो मान के चलते हैं, हमारे अब एग्जाम्पल लेते हैं नया, एक व्यक्ति है ए और उसने कोई अपनी कुछ उसने डीलिंग कर ली किसके साथ, बी सी के साथ। अभी बी सी लेके चलते हैं, दो इसमें लिखा हुआ है टू और मोर पर्सन, तो हम लेके चलते हैं ए ने कुछ डीलिंग कर ली, कुछ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लिया बी और सी के साथ, ठीक है, जॉइंटली किया है, और ठीक है। देन अनलेस अ कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई उसको वो एक्सेप्शन है कि अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में, अनुबंध में कुछ अपोजिट लिखा हुआ है, कुछ अलग से दिखता है, तो उसको तो मानना ना तो ये मानना। द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट एज बिटवीन हिम एंड देम, तो अब राइट टू परफॉर्मेंस किसके बीच में रेस्ट करेगी, उस प्रोमिसर के बीच में ही और उन प्रोमिसीज के बीच में ही, जैसे ए और बी और सी के बीच में ही अब जो सिस्टम होना है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होना है, ठीक है, विद देम ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स, और उनके जॉइंट लाइव्स तक ही है अब उनकी परफॉर्मेंस की वो रेस्टिंग। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच डिसीज पर्सन जॉइंटली विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑल जॉइंटली। अब जो ए अगर अब ए जो उसने प्रोमिस किया था, जो प्रोमिसर बना था, अब प्रोमिसी को कुछ देना है ए को, बी और सी को, तो ये कह रहा है अगर बी मर जाता है तो बी का एलआर उसका बेटा जुड़ जाएगा उसकी जगह, ठीक है। तो वो अब बी का बेटा, मान के चलिए बी का बेटा एस है, तो एस अब सी के साथ जुड़ जाएगा, और जो उनका पार्ट था एक कॉन्ट्रैक्ट में, वह बी का बेटा सी के साथ मिलकर पूरा करेगा। और मान के चलिए अब सी भी गुजर जाता है, सी भी मर जाता, तो सी का बेटा भी, मान के चलिए S2 आ गया कॉन्ट्रैक्ट में, तो अब सी का बेटा भी जॉइंटली ए के बेटे के साथ, मतलब S1 और S2 अब दोनों मिलकर अपना पार्ट परफॉर्म करेंगे, किसके प्रति, ए जो प्रोमिसर था उसके प्रति, ठीक है। यही कह रहा है 45, मतलब डिवोल्यूशन हो जाएगा। प्रोमिसी था जो प्रोमिसी था, मतलब जो अदर पार्टी थी, प्रोमिसर तो ए था हमारे एग्जांपल में, जो प्रोमिसी था, जो अदर पार्टी थी, उसने क्या किया, उन्होंने कोई प्रोमिस में आ गए, लेकिन अब बी और सी की डेथ हो जाती तो उनके वो आ जाएंगे बेटे, अब उनको जो प्रोमिसर के साथ जो वादा किया होता, जो प्रोमिस में आए थे, उसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो यही कहते हैं डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, कि जॉइंट जो राइट्स थी प्रोमिसी, अब प्रोमिसी के जो करता है वो राइट्स होती है, उनका अधिकार होता है, ठीक है। तो डिवोल्यूशन जॉइंट राइट्स का भी हो सकता है, ठीक है भाई, कुछ साथ मिलकर कुछ पार्टी, दो या दो से अधिक व्यक्ति ने कुछ साथ मिलकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करना है, कंक्लूड करना है, तो क्या ये डिवोल्यूशन नहीं हुआ। अब अगर वो मर जाते हैं तो उनका अधिकार कौन ग्रहण करेंगे, उनके बच्चे ही करेंगे, तो अब वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को भी निभाएंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 45। अब इसका इलस्ट्रेशन पढ़ना चाहते तो पढ़ लेते हैं, इससे भी अच्छा समझ में आ जाएगा। ए इन कंसिडरेशन ऑफ 5,000 रुपीज लैंड टू हिम बाय बी एंड सी। अब बी एंड सी ने
ए को पैसे दिए हुए हैं, ठीक है। प्रोमिसेस बी एंड सी जॉइंटली टू रीपे देम दैट सम विद इंटरेस्ट ऑन द डे स्पेसिफाइड। अब ए ने क्या प्रॉमिस किया भाई, बी और सी जो तुम मेरे को पैसे दे रहे हो ना, मैं तुमको जो मैं समय बता रहा हूँ, जो दिनांक बता रहा हूँ, उस पर दे दूंगा, ठीक है। अब ये यहाँ क्या बन गया, प्रोमिसर बन गया, और बी और सी यहाँ क्या बन गए, प्रोमिसी बन गए। बी डाइज, अब बी मर जाता है। द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद बीज रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद सी ड्यूरिंग सीज लाइफ एंड आफ्टर द सीज डेथ ऑफ सी विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी एंड सी जॉइंटली। अब मान के चलिए पहले बी मर जाता है, तो अब बी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सी के साथ मिलकर अब उसको पैसे वो ले सकता है, किससे, ए से, जो उन्होंने दिए थे। और मान के चलिए अब सी भी मर जाता है, तो अब सी का रिप्रेजेंटेटिव और जो बी है, बी का रिप्रेजेंटेटिव, दोनों अब हकदार हैं ए से पैसे लेने के लिए। अगर ए अब नहीं देता है ना, तो ये क्या केस होगा, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का केस होगा। तो अब उन्होंने बी के लड़के ने और सी के लड़के ने कौन सी राइट धारण की, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट उनने धारण की, ठीक है। तो यह था 45 का एग्जाम्पल, हमारा इलस्ट्रेशन हमने किया। अब हम पढ़ेंगे 46 to 50, हमारे 1 2 3 4 5 सेक्शंस रह गए, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, ये तो हम तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। अब सेक्शन 46, इसकी मार्जिनल नोट कहता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। भाई क्या समय रहेगा और क्या जगह रहेगी किसकी, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, ठीक है। भाई कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी तो परफॉर्म होगा, किसी जगह पर होगा, किसी रीजनेबल टाइम पर होगा, तो उसी के रूल्स बता रहा है हमें। 46 से लेके 50 तक बताएगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं 46। टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस, भाई क्या समय रहेगा किसके लिए, वादे के परफॉर्मेंस के लिए, वादे को हरकत में लाने के लिए। ये मान लो वे नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, और कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएगा, कौन प्रोमिस ही नहीं लगाएगा कि भाई कब आपको यह मतलब मैं वो नहीं बताएगा कि भाई अब करो, और ना तो उसने कोई टाइम बता रखा प्रोमिस ही ने। तो ये 46 में इसकी कंफ्यूजन क्लियर करती है बॉडी। अब पढ़ेंगे वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रोमिस, जहां एक अनुबंध से एक प्रोमिसर ने अपना प्रोमिस निभाना है, ठीक है। विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, और प्रोमिसी अब अप्लाई नहीं करेगा बार बार, एक बार उनने वादा एग्रीमेंट में आ गए, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो अब प्रोमिसी अप्लाई नहीं करेगा। क्या अप्लाई नहीं करेगा, आगे पढ़ते हैं। विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, परफॉर्म करने के लिए प्रोमिसी अप्लाई नहीं करेगा कि कब परफॉर्म करोगे, ठीक है। अब प्रोमिसर को परफॉर्म करना है, लेकिन प्रोमिसी अप्लाई नहीं करेगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, और जब उनका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हुआ, मतलब एग्रीमेंट जो करारनामा हुआ, उसमें जो मान के चलिए इसमें पार्टी ए और बी है, ए प्रोमिसर है, बी प्रोमिसी है, इनके बीच में कुछ हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट, उससे हमें मतलब नहीं है। तो यही कह रहा है वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रोमिस, जब एक अनुबंध से ए को अपना कोई प्रोमिस परफॉर्म करना था, किसके प्रति करना था, बी के प्रति, ठीक है। विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, अब बी उसको बताएगा नहीं कि कब परफॉर्म कर, तू कुछ नहीं बताएगा उसको कि कब तेरे को परफॉर्म करना है, आज करना है, परसों करना है, वो नहीं, वो कैसे होगा। एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, और बी ने ना तो ये बता रखा कॉन्ट्रैक्ट में, ना तो ए ने बता रखा कि भाई किस समय वह परफॉर्म होना है अनुबंध, ठीक है। परफॉर्मेंस किस समय होनी है वो भी नहीं बता रखा। तो ये बता रखा है इसमें द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद अ रीजनेबल टाइम। अब जो एंगेजमेंट होगी ना, अब जो परफॉर्मेंस होगी, एंगेजमेंट को कोई परफॉर्मेंस कर रहा है प्रोमिसर, तो उसको एंगेजमेंट भी कह देते हैं। तो कह रहा है जो एंगेजमेंट अब होगी ना किसकी, परफॉर्मेंस की, तो वो रीजनेबल टाइम में होगी, मतलब कोई सही से अच्छे से समय में होगी। मतलब अच्छा समय वो राहु केतु वाला नहीं, मतलब दिन के समय हो जाएगी, जिस भी हिसाब का नेचर ऑफ द केस है। अब मान के चलिए कोई भाई ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ, मतलब ए बी का कोई मार्ट था, क्या था, कोई मार्ट था, जैसे सुपर डीलक्स मार्ट होते हैं जिसमें बहुत सारे ये जनरल स्टोर के जनरल हाउसरी की चीजें मिलती हैं। तो अब क्या हुआ, बी ने ए को बोला भाई मिल्क लेना है मेरे को, मैं तेरे से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, तू 1 साल तक मेरे को मिल्क सप्लाई करेगा। तो ऑब्वियसली अब मिल्क सप्लाई करेगा तो वो कब करेगा, प्रोमिसर, इम्प्लाइड है ये तो भाई कॉन्ट्रैक्ट से। भाई सुबह सुबह मिल्क की जरूरत पड़ती है, सारे दुकान वाले से कस्टमर सुबह सुबह सारी जो ये पाउच का दूध होता है वो लेके चले जाते हैं, तो भी तो इम्प्लाइड है। और ना तो उसने अब सुबह सुबह, हमारे एग्जाम्पल में हमने सुबह सुबह बता दिया, लेकिन वो नहीं कहता, वो बस ये कहता भाई मिल्क चाहिए और 1 साल के लिए चाहिए, ये पैसे ले 6 महीने के एडवांस, और जितना मैं मिल्क बताऊँ मैं तेरे को ऑर्डर दे दूंगा, तुरंत लिए आइयो, ठीक है, फोन करूंगा तो तुरंत लिए आइयो। अब इम्प्लाइड है भाई, अगर ए दूध का व्यापारी ही है, उसका पाउचेस का सप्लाई का काम ही है, तो वो इम्प्लाइड है, सुबह सुबह डिलीवरी कर देगा बी के पास।
और अब बी अप्लाई भी नहीं करेगा दोबारा पे। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि भाई आ जा लेके, नहीं अप्लाई करेगा क्योंकि जब भाई 6 महीने का एडवांस पकड़ा दिया, दुकान का पता दे दिया, तो वहां लेके आ जा, ठीक है। अब बी ने अप्लाई किया नहीं, किस चीज के लिए नहीं किया, किस चीज के लिए कि परफॉर्मेंस करो, नहीं किया बी ने ए को अप्लाई। तो ए लेकिन सुबह सुबह दूध लेके आ गया, ए सुबह सुबह दूध लेके आ गया, ठीक है। और सुबह सुबह कितने बजे आ गया, 2 बजे आ गया, सुबह 2 AM पर। तो दूध तो लेके आया उसकी दुकान पर, क्या क्या अब दुकान खुली होगी 2 बजे 2 AM पर, वो 24/7 नहीं है। या दुकान अब वो सुपरमार्ट खुला होगा, उसका टाइम रीजनेबल टाइम में उसको डिलीवरी करनी थी, परफॉर्म करना था अपने प्रॉमिस को, ए को। क्या उसने किया, नहीं किया। तो ये क्या माना जाएगा, ये भी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के केस में आएगा, ठीक है, 46 में। और देखो इसमें क्या वो है मजे की बात, ना तो परफॉर्म करने के लिए प्रोमिस अप्लाई करेगा, ना तो कोई समय भी नहीं बता रखा कि किस समय किस टाइम पर परफॉर्म होना है। ये भी देखो, ये भी कैसा एग्जाम, ये भी ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है, ठीक है। तो ये 46 मैंने बता दिया है। अब 46 की एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन, एक प्रश्न है, क्या है, व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम, कि क्या रीजनेबल टाइम है, कि भाई वो समय है जिसपे परफॉर्म करना है प्रोमिसर को कुछ, तो वो क्या समय होना चाहिए। तो ये कह रहा है इस इन ईच पर्टिकुलर केस अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो हर एक मुकदमे में, जो भी ब्रीच का मुकदमा आएगा, अब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, तो हर एक मुकदमे में वो क्या होगा, अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वह तथ्य का प्रश्न होगा। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस देखा जाएगा कि भाई जो बी की जनरल स्टोर थी, वो ऑब्वियसली भाई सभी बिजनेस में, सभी व्यापार में ये प्रैक्टिस है कि 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुलती है। अब वो भाई साहब जो दूध का सप्लायर है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट करा था, जिसको परफॉर्मेंस करना था, वो लेके आ रहा दूध को 2 AM पर। अब भाई दुकान 5 बजे तो खुलती है और 10 बजे बंद हो जाती है, तो यही रीजनेबल टाइम है। उस केस में यही देखा जाएगा, यही एक तथ्य का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया सेक्शन 46। हम करेंगे 47, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। समय और जगह किसकी, भाई एक प्रोमिस, एक वादा परफॉर्म होना है, हरकत में लाना है, ठीक है। वे टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू मेड, जहां समय तो बताया हुआ है कि कब हरकत में लाना है, पर कोई एप्लीकेशन मेड नहीं होगी कि कब करना है परफॉर्म, ठीक है। तो यह 47 अब पढ़ेंगे। अब व्हेन अ प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, जब एक वादा परफॉर्म होना है एक सर्टेन दिन पर, एक निश्चित दिन पर, ठीक है, जो कि दोनों पार्टीज ने, प्रोमिसर ने और प्रोमिसी ने एक तय किया हुआ है दिन, मतलब भाई हाँ उस तारीख को होना है, वो तय है दोनों के बीच में। एंड द प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, और जिसको परफॉर्म करना है ना प्रोमिसर को, मतलब कुछ डिलीवरी करनी होगी मान के चलिए, तो उसने अंडरटेक भी कर रखा है, अंडरटेकर WTL अंडरटेकन भी कर रखा है। क्या अंडरटेकन कर रखा है कि जो प्रोमिसी साहब आप निश्चिंत रहिए, मैं इसको बिना कोई कठिनाई के, परेशानी के परफॉर्म कर दूंगा, ठीक है, विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिस। और आपको कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि अब आ जा, मैं, आप मेरे को दिन बता दिया ना, वो तुरंत आपका माल लेके आपके पास, ठीक है। अब तो प्रोमिसी अब क्यों अप्लाई करेगा जब उसने इतनी एश्योरेंस दे दी है प्रोमिसर ने। द प्रोमिसर में परफॉर्म इट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस ऑन सच डे। तो अब प्रोमिसर उसको किसी भी समय में परफॉर्म कर सकता है, जो भी प्रोमिसी के यूजुअल आवर्स हैं या उस बिजनेस के यूजुअल आवर्स हैं, जिस भी प्रकार का वो बिजनेस है, ठीक है। एंड एट द प्लेस एट विच द प्रोमिस ought टू बी परफॉर्म्ड, और उसी जगह पे जाएगा जहाँ की वादे को परफॉर्म करना था। यूं नहीं है, अब मान के चलते हैं ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ए कोई भाई लीकर शॉप का मालिक है, मतलब ये दारू बियर शॉप का मालिक है, और बी का कोई क्लब है, गुड़गांव में कोई क्लब होगा भाई, वो रात को ही चलता होगा। तो बी ऐसे कहता है कि भाई मेरे को डेली के है ना 100 पेटी चाहिए, उसकी लीकर की चाहिए, ठीक है। तो अब ए को भी पता है भाई बी तो लीकर शॉप का वो है, सॉरी बी तो एक क्लब का मालिक है और बहुत इसका टॉप का क्लब है गुड़गांव में, ए को पता है। बी ने उठा के उसको 6 महीने का एडवांस दे दिया। ए को लीकर शॉप भाई कमी नहीं होनी चाहिए, 100 पेटी रोज भिजवाता रहेगा, बहुत कस्टमर आते हैं। तो अब ए ने पहले तो खुद ही कह दी जी 6 महीने का एडवांस देती। बी जो मिस्टर बी, आप टेंशन मत लो, आप जाओ, आपको कहने की जरूरत नहीं है आपको कि कब मेरे को माल लेना, मैं अपने आप समझ गया आपका क्या काम है और मैं अपने आप ले आऊंगा। अब क्या होता है भाई, क्लब तो खुलते हैं रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। अब जो लीकर शॉप का मालिक होता है वो लीकर को लेके पहुंच जाता है कितने बजे दोपहर को इवनिंग में 5 बजे। अब क्या क्लब खुला मिलेगा उसे? बिल्कुल भी खुला नहीं मिलेगा। तो ये क्या हुआ, अब ए ने ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है।
पर दिन स्पेसिफाइड था ना, दिन स्पेसिफाइड था ना कि मेरे को कितने महीनों तक चाहिए, 6 महीने तक डेली चाहिए। अब दिन तो बताया हुआ था ना कब चाहिए, तो 6 महीने तक डेली चाहिए, तो पूरा दिन ये स्पेसिफाई था। पर इसमें यह कह रहा है लास्ट में, एंड एट द प्लेस एट विच द प्रोमिस ought टू बी परफॉर्म्ड। लेकिन अब जब होना है, अब एक्चुअल में अगर ए वह लिकर ले भी जाएगा तो वो कहाँ लेके जाएगा भाई, रात के 10 बजे के बाद उसके क्लब में लेके जाएगा, और उस जगह पर ही लेके जाएगा ना जहाँ पे वो अपना बिजनेस कर रहा है। बी अपना जहाँ पे बी का क्लब प्रेजेंट है, उसका एड्रेस है, वहीं पे तो लेके जाएगा। अब उसके बी के घर पे तो नहीं लेके जाएगा, भैया आपने ऑर्डर दिया तो मैं आपके घर पे 100 पेटी वो लिया आया, लीकर के लिया है, नहीं ना। अब भाई जहाँ जिस प्लेस पे मंगवाया माल वहां तो लेके जाएगा। तो यह 47 कहता ठीक है, तो वहीं लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने पहले अंडरटेक किया कि हाँ कोई टेंशन नहीं है मैं ले आऊंगा, ठीक है, प्रोमिसर ने। अब हम इसका 47 का इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, इसमें इससे भी पूछ लेते हैं। ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स एट बीज वेयर हाउस ऑन द 1 जनवरी। ए वादा कर लेता है कि बी भाई साहब जो आपके ये गुड्स है, सामान है जो आपने बाजार से खरीदे, मैं ये आपके वेयर हाउस पे पहुंचा दूंगा। और कब पहुंचा दूंगा, तो मान के चलिए वो 31/12 को प्रोमिस करता है और ए बी से कि मैं आपका जो सामान है, गुड्स है जो आपने इस दुकान से खरीदे, मैं 1 जनवरी तक, आज आप 31/12 है, मैं लेकिन कल तक 1 तक आपके वेयर हाउस में पहुंचा दूंगा, ठीक है। ए कहता है ऑन द डे ए ब्रिंग्स द गुड टू बीज वेयर हाउस, पर उस दिन 1 तारीख को ए गुड्स तो लिया था बी के वेयर हाउस पे, पर क्या कब लाता है, आफ्टर द यूजुअल आवर ऑफ क्लोजिंग इट, पर वेयर हाउस बंद हो चुका है उसके बाद लाता है। एंड दे आर नॉट रिसीव्ड, अब वो प्राप्त नहीं हुए बी के द्वारा। ए हैज नॉट परफॉर्म दिस प्रोमिस, तो माना जाएगा ए ने अपना वादा परफॉर्म नहीं किया है, उसने क्या किया है, ब्रीच कर दिया है, ठीक है। अब वेयर हाउस का ओपनिंग टाइम क्या है, ये अब क्या रहेगा, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा भाई वेयर हाउस का। अब वर्किंग आवर क्या है, अब वो रेलिवेंट रिकॉर्ड्स ले आएंगे 2 साल तक के कि भाई हमारा वेयर हाउस की एंट्री देख लीजिए, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुलता है। अब ये भाई साहब मेरे गुड्स की डिलीवरी रात को 11 बजे कर रहे हैं, क्योंकि इनका कोई परमिट का चक्कर था, ये सोच रहे थे मेरे को ट्रैफिक वाला ना पकड़ ले, जो मेरी दिहाड़ी यहाँ बच रही है वो मेरी ट्रैफिक वाले ना ले ले, तो ये 11 बजे लाया। अब हम क्या करें, इसने ब्रीच कर दिया, हमें कंपनसेशन दिलाइए, बी कहेगा ये, ठीक है। अब हमारा हो गया सेक्शन 47 हमारा हो गया। अब हम सेक्शन 48 पढ़ेंगे, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, ठीक है। अब इसकी बॉडी पढ़ते हैं। व्हेन अ प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे एंड द प्रोमिसर has not undertaken to perform it without application by the promisee, it is the duty of the promisee to apply for the performance at the proper place and within the usual hour of business। अब इसमें 48 में 47 का उल्टा है। अब उसमें उसने खुद जिम्मेवारी भर ली थी ना कि सर बी, मैं जो आपका जो ये आपने इस दुकान से सामान लिया, ये गुड्स लिए हैं, मैं आपके वेयर हाउस पर पहुंचा दूंगा। अब 47 में तो वो पहले खुद ही क्या कर रहा था, खुद ही अंडरटेक कर रहा था, पर 48 में उसने अंडरटेकन नहीं किया है, बस ये डिफरेंस है मटेरियल। तो अब प्रोमिसी की क्या ड्यूटी बनेगी कि भाई अब उसको फोन करके जो ड्राइवर है, टेम्पो ड्राइवर है, उसको बता दे कि मेरे वेयर हाउस यहाँ पे अवेलेबल है, मेरा वेयर हाउस यहाँ पे है, बिलासपुर में है, गुड़गांव में, और इस टाइम तक खुला रहता है। तो अब ये प्रोमिसी की ड्यूटी है, ठीक है, बताना। और अगर वो विफल हो गया और डिलीवरी नहीं हुई तो अब ए ने अपना पार्ट परफॉर्म किया, अगर वो गया है तो, ठीक है। तो ये था हमारा 48 जो कि हुआ हमारा, बस 47 और 48 में इतना सा थिन लाइन डिफरेंस है। 47 में तो वह प्रोमिसर अंडरटेक कर रहे थे, मतलब कहता है कि खुद से कि जी पहुंचा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 48 में कहता है जी कोई भड़क नहीं है मेरी, आप जब मेरे को फोन करोगे और मेरे को बताओगे अपनी जगह पे जाके मेरे को व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज देना, ठीक है। अब व्हाट्सएप पे लोकेशन आना और उस प्रोमिसर का अपना टेम्पो उठा के सामान को लोड करके चलना, ये क्या है, प्रोमिसी के हाथ में है ना। वो लोकेशन भेजेगा व्हाट्सएप पे जाके, तभी तो ए सदर बाजार से सामान अपने टेम्पो में रख के बी के वेयर हाउस पे जाएगा, ठीक है। तो 48 में बस इतना है। अब हमारे सेक्शन 49 और 50 रहेगा, इनको भी समझते हैं अच्छे से। सेक्शन 49, प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। अब इसकी बॉडी पढ़ते हैं। व्हेन अ प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म्ड विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, जब एक वादा परफॉर्म होना है, और कब परफॉर्म होना है कि भाई अब प्रोमिसी को अप्लाई नहीं करना कि वादा कब परफॉर्म, एक बार उसने एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बना, प्रोमिसी की टेंशन खत्म, उसको बार बार प्रोमिसर को बताना नहीं कि भाई अब लिया, अब सामान ला, अब ला, कोई नहीं बताना। वो उस टाइम जिस टाइम करार बना था, अनुबंध बना था, कॉन्ट्रैक्ट बना था, उस टाइम ही बता चुका होता है, ठीक है, तब वो बार बार नहीं बोलेगा। एंड नो प्लेस इज फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इट, पर क्या हुआ भाई जब करार बना था तब ये तो नहीं बोला था कि, यह तो बोल दिया था कि जब करना, लेकिन बाद में कभी अप्लाई नहीं करेगा प्रोमिसी
लेकिन उस टाइम जिस टाइम करार बना था, कॉन्ट्रैक्ट बना था, उस टाइम जहाँ पे परफॉर्मेंस परफॉर्म होना है वो भी प्लेस डिसाइड नहीं थी, वो थी मिसिंग थी, वो भी डिसाइड नहीं थी। तो अब क्या होगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू अप्लाई टू द प्रोमिसी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिसी। अब ये ड्यूटी है, अब ये क्या है, दायित्व है किसका, प्रोमिसर का, जिसको कि क्या दायित्व प्रोमिसर का कि सर मेरे को बता दीजिए, मैं आपका ये जो आपने सामान लिया था सदर बाजार से, मैं वो टेम्पो ड्राइवर बोल रहा हूँ, जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैं वो टेम्पो ड्राइवर बोल रहा हूँ, आपका जो माल लोडेड है वो मेरे को आपको बता दो कहाँ लेके आना है। तो अब ये ड्यूटी भी बन जाती है प्रोमिसर की कि उससे पूछ लेगा अगर कोई जगह डिसाइड नहीं है तो, ठीक है, कोई जगह डिसाइड नहीं है तो, कि कहाँ लेके आना है, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू अप्लाई टू द प्रोमिसी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस, की और रीजनेबल प्लेस होनी चाहिए। ये नहीं कहेगा कि भाई अपने जो टेम्पो का उसको लेके तू गोवा के कोई से बीच, गोवा के कोई सा और स्मॉल आइलैंड होगा जिसमें वो टेम्पो कभी जा ही नहीं सकता, ऐसी जगह पे थोड़ी मंगवाएगा उसे। अरे जो उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भाई, बिलासपुर में मेरे वेयर हाउस है, वहां पे जो मैंने सदर बाजार से अभी तेरे आगे गुड़ खरीदे हैं, तू इस दुकान वाले का टेम्पो वाला है, तू सीधा सीधा जाके जगह तेरे को मैं बता ही दूंगा आगे जाके, या फिर जगह नहीं भी बताता है तो वो क्या करता है, ये ड्यूटी है उसकी, अगले दिन फोन करेगा दुकानदार के बिल बुक से जिससे उसने सामान लिया था बी ने, सर उसका नंबर देना, वो बता के तो गया नहीं कौन सी जगह पे आना है सामान लेके, उसको फोन कर लेता हूँ। तो दायित्व प्ले किया ना प्रोमिसर ने, उस टेम्पो ड्राइवर ने पूछा ना उससे कि सर बताइए कौन सी जगह पे आना है। तो अब प्रोमिसी की क्या ड्यूटी है भाई, उसको बता दे रीजनेबल प्लेस बता दे। रीजनेबल प्लेस मतलब अच्छी सी जगह जहाँ पे हो सकता है सुविधाजनक। अब टेम्पो वो कह दे भाई बिलासपुर में तो टेम्पो लाना है, लेकिन एक बहुत ऊंची पहाड़ी है उसके ऊपर खड़ा करना है। अरे भाई बहुत ऊंची पहाड़ी पे तेरा गोदाम हो सकता है, लेकिन मेरा टेम्पो नहीं चढ़ सकता वहां पे, मैं तो नीचे उतारूंगा माल जो है। अरे इसमें तूने पूरा 5,000 किलो माल ठूसा हुआ, जो भी तेरा माल है मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन तूने 5,000 किलो माल ठूसा हुआ, अरे पहाड़ी पे चढ़ेगा, नहीं चढ़ सकता, इसके लिए तो भाई तू एरोप्लेन कर लेता। तो ये भी प्रोमिस ही नहीं करेगा, ठीक है, उसके साथ। तो ये कह रहा है एंड टू परफॉर्म इट एट अ रीजनेबल प्लेस। और ये प्रोमिसर की फिर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, क्या डिस्क्रिप्शन आएगी कि भाई रीजनेबल प्लेस बताता है प्रोमिसी तो ही परफॉर्म करेगा, वो नहीं बताता तो क्या नहीं करेगा, और माना जाएगा कि उसने अपना पार्ट परफॉर्म किया है, ठीक है। ये 49 की फुल वो है इंटरप्रिटेशन, इससे फालतू कुछ नहीं है। अब मान के चलिए क्या, जो इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन में तो लिख नहीं रखा, वो तो इम्प्लाइड है, ऊपर से जो मान के चलो जो 46 में जो लिखा हुआ ना वो एक्सप्लेनेशन सब पे ही लग रही है। क्या है ये इम्प्लाइड इसमें कि भाई क्या रीजनेबल प्लेस है परफॉर्मेंस की, परफॉर्म करने की, तो वो भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। अब बी ए के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस डाल देता, सर इसको मेरे लिए अपने टेम्पो में माल लेके आना था, सामान लेके आना था, इसने पहले तो मेरे से किराया बता दिया, मैंने किराया दिया 10,000 रुपये किराया है। अब क्या हुआ बाद में जब मैंने बोला कि मेरा वेयर हाउस एक पहाड़ी पे सिचुएटेड है, अब कह रहा कि नहीं मैं नहीं लाऊंगा, मेरा टेम्पो नहीं चढ़ेगा। तो कोर्ट कहेगा, गुरु वो बी को बोलेगा भाई तो पहले क्यों नहीं बताया, इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया कि तेरी प्लेस वहाँ पे है, पहाड़ी के ऊपर है। अब इसका टेम्पो छोटा हाथी, अब इसका टेम्पो क्या चढ़ेगा वहाँ पे तो जहाज चढ़ेगी तेरी, मतलब एरोप्लेन जाएगी। तो यह होगा, ठीक है। तो यह था 49। बस इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं इसकी। ए अंडरटेक्स टू डिलीवर 1,000 मोन्स ऑफ जूट टू बी। ए वादा कर लेता है, क्या वादा करता है कि भाई मैं जो आपने ये जूट इससे लिए ना, मैं इसको डिलीवर कर दूंगा। मान के चलिए ये टेम्पो वाला है और बी जिसने जूट ऑर्डर किए दुकान वाले से, जिसको पैसे दे दिए, ए अब डिलीवरी करेगा जूट की किसको, बी को, ऑन अ फिक्स्ड डे। उनके बीच में जब करार बनता है कि भाई मेरे को 5 तारीख को चाहिए, ठीक है, मेरे को 5 जुलाई को चाहिए, तो उस दिन ही करेगा वो, ठीक है। और अब क्या होगा, ए मस्ट अप्लाई टू बी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस। पर जिस टाइम जगह बता दी, तारीख बता दी, पर जगह नहीं बताई कहाँ चाहिए, तो ए अप्लाई करेगा। अब टेम्पो ड्राइवर की ड्यूटी है कि बी जिसने जूट खरीदे थे किसी दुकानदार से, कि सर कहाँ आना है मेरे को, आप अपॉइंट कर लीजिए, क्या आप अपॉइंट कर लीजिए। बी ए बोलेगा बी से, सर आप बता दीजिए मेरे को कहाँ आना है। अब बी उसको बताएगा ए को कि तेरे को यहाँ आना है। तो अब क्या होगा, फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग, कि आप इन गुड्स को, इन जूट को कहाँ रिसीव करेंगे, तो बी भी बताएगा ए को। और ए की ड्यूटी है अप्लाई करना, मतलब पूछना कि कहाँ लेके आऊँ आपके जूट को। एंड मस्ट डिलीवर इट टू हिम एट सच प्लेस। अगर उसने फिर बता दिया ना बी ने कि भाई बिलासपुर पे एक रोड है और रोड पे बिल्कुल सीधा सीधा चल के और लेफ्ट में मेरा वेयर हाउस है प्यारा सा, तो भाई वो रीजनेबल प्लेस ही है ना। ए अपना टेम्पो लेके आएगा छोटा हाथी, सीधा वेयर हाउस में घुसाएगा, जूट को उतारेगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज।
ए ने अपना रोल प्ले किया, बी ने अपना रोल प्ले किया। ए ने मतलब क्या रोल प्ले किया, उसको बी को उसके जूट की डिलीवरी दे दी, और बी ने क्या किया, उसको तुरंत हाथ में जो बैलेंस किराया था वो थमा दिया, एडवांस जो दे के आएगा दुकान में वो हो गया, और जो बैलेंस किराया था वो थमा दिया। उनका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज नहीं होता है, बाय द वे डिस्चार्ज नहीं होता है, मान के चलिए बी पहाड़ी पर ही जूट की डिलीवरी मंगवाता है, तो क्या डिस्चार्ज होगा? कभी डिस्चार्ज नहीं होगा, यूं ही कॉन्फ्लिक्ट आएगी। और ये रीजनेबल, और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन जाएगा कि भाई क्या क्या एक पहाड़ी पर जूट का गोदाम सिचुएट हो सकता है? क्या छोटा हाथी पहाड़ी पर जा सकता है डिलीवरी करने जूट की? तो यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा। फिर इसको बारीकी से इसकी खाल निकाली जाएगी इस क्वेश्चन की, और जो पार्टी डिफॉल्ट में रहेगी उसको बोला जाएगा गेट लॉस्ट, यू आर द डिफॉल्टर इन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा 49 पूरा। अब हम लास्ट आज का पढ़ेंगे सेक्शन 50, हमारा जो आज का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट रहेगा। परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन्ड बाय द प्रोमिसी। अब परफॉर्मेंस उसी मैनर में, उसी तरीके में होगी, और उसी समय में होगी, और उसी तरीके से और उसी समय में, और किसके द्वारा वो टाइम सैंक्शन किया गया है, वो ये तरीका और वो टाइम सैंक्शन किया गया है, मंजूरी दी गई है प्रोमिसी के द्वारा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बॉडी, सेक्शन 50 की बॉडी। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोमिस। अब परफॉर्मेंस एक प्रोमिस की, एक वादे की, मे बी मेड इन एनी मैनर, तो कह रहा है किसी भी तरीके से कर दो। क्या परफॉर्मेंस परफॉर्म कर दो किसी भी तरीके से। ठीक है, और एट एनी टाइम, या किसी भी टाइम कर दो। विच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब और सैंक्शन, जो कि बता दे आपको, कौन प्रोमिसी आपको बता दे और मंजूरी दे दे, तो उस टाइम कर दो। मंजूरी प्रोमिसी बोलता है, जैसे मान के चलते वही डिलीवरी होनी, प्रोमिसी बोलता है 2 बजे आ जा रात को लेके। ठीक है, 2 बजे आ जा रात को लेके, तो उसको आना पड़ेगा ए को। अगर उसने एग्रीमेंट जिस टाइम बना था तो वो बता रहा था कि भाई मेरा रात का काम होता है 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का, तो अब प्रोमिसी ने बता दिया, क्या बता दिया, टाइम बता दिया ना कि 2 बजे आ जा लेके मेरे जूट को, मेरे जूट के माल को, मेरे जूट के कपड़े को, तो ए को लाना पड़ेगा। अगर ये नहीं लाया 2 बजे तो क्या होगा भाई, थोड़ा अप डाउन हो सकता है, 1.50 पे लिया आया, 2.10 पे लिया, ये रीजनेबल सा है, ये कोई इसमें कोई ब्रीच नहीं होता। लेकिन वो नहीं लाया, वो लाया अगले दिन 8 AM पर, तो अब क्या होगा, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंपनसेशन देगा अब ये उसको, वो टेम्पो ड्राइवर। ठीक है, तो सेक्शन 50 का इलस्ट्रेशन हम पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन ए, बी वॉज ए 2020, ए ने बी को पैसे दिए होंगे कभी 2000 रुपये। अब बी ने ए को पैसे देने 2000 रुपये जो उसने लिए थे कभी ए से, तो बी अब वो है डेटर है और ए क्रेडिटर है। ठीक है, ए डिजायर्स बी टू पे द अमाउंट टू एज अकाउंट विद सी। ए चाहता है बी जो तू मैंने तेरे को पैसे दिए थे ना, तू मेरे को मत दे, लेकिन जो सी के पास मेरा खाता चल रहा है ना उसमें दे दे। ठीक है, अब बैंकर, और सी क्या है, एक बैंकर है। मतलब ए ने बोला बी को, जो मैंने तेरे को 2000 रुपये दिए, जो तू मेरे को देगा ना वो मेरे को मत दियो, सीधा मेरे बैंक में दे दियो, और सी को दे दियो, सी उसको मेरे बैंक में डाल देगा। अब देखिए, बी हु ऑल्सो बैंक्स विद सी। अब बी का खाता भी सी के बैंक में है। ऑर्डर्स द अमाउंट टू बी ट्रांसफर फ्रॉम हिज अकाउंट टू एज क्रेडिट। अब बी सीधा ऑर्डर कर देता सी को कि भाई मेरे अकाउंट से पैसा निकाल और ए के खाते में पैसा डाल दे, क्रेडिट कर दे। एंड दिस इज डन बाय सी, और यह सी ने पूरा किया। भाई सी तो मैनेजर है। अब उसने बोला, बी ने बोला कि मेरे अकाउंट से पैसा निकाल जो मैंने उधार। अब ये क्यों बताएगा मैंने उधार लिया, बोला बी ने सीधा सी को ऑर्डर किया, भाई मेरे अकाउंट से पैसा निकाल 2000 रुपये और ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, और दिस इज डन बाय सी, और यह सी ने कर भी दिया। भाई जो उसने बोला वो तो करेगा, बैंकर वो तो मैनेजर है। आफ्टरवर्ड्स एंड बिफोर ए नोज ऑफ द ट्रांसफर, उससे पहले ए को पता लगे ट्रांसफर का, सी फेल्स। आफ्टरवर्ड्स एंड बिफोर ए नोज ऑफ द ट्रांसफर, सी फेल्स, देयर हैज बीन अ गुड पेमेंट बाय बी। आफ्टरवर्ड्स एंड बिफोर ए नोज ऑफ ट्रांसफर, सी फेल्स, देयर हैज बीन अ गुड पेमेंट बाय बी। भाई बी ने पैसे दे दिए हैं, जैसे ही उसने ट्रांसफर किए ना पैसे, उसने दे दिए पैसे। अब उनको यह क्या पता था, बी को यह पता चला कि ए ने भी सी के साथ अपना खाता चलाया हुआ है। क्या उसको ए को क्या पता चला, जिसको 2000 रुपये अपने अकाउंट में लेने थे, उसने तो डायरेक्शन दे दी कि भाई सी है मेरा बैंकर है, उसको दे दियो, वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। अब बी ने कुछ अलग वो लगाई, अपने घोड़े दौड़ाए कि भाई उसको क्या बोलूंगा, वो तो मेरा बैंकर भी है। ए को यह बात नहीं बताई, उसने बोल दिया मेरे अकाउंट से निकाल और ए के अकाउंट में डाल दे। अब क्या ए को यह पता लगा उन्होंने क्या बात की, तो ऐसे भी हो सकता है। तो यही कह रहा है, देयर हैज बीन अ गुड पेमेंट बाय बी,
अब जो गुड पेमेंट की है, बी ने गुड पेमेंट की है, तो ये मत मानना कि उसके कहे अनुसार नहीं की कि भाई सी को दे दियो तू कैश और सी मेरे बैंक अकाउंट में डाल देगा क्योंकि वो मेरा बैंकर है, ए ने बोला ऐसा। तो बी ने क्या करा, सी को यह निर्देश दे दिए कि भाई पेमेंट मेरे अकाउंट से निकालो जो उसका भी बैंकर था और ए के अकाउंट में डाल दे। तो यहाँ बी ने गुड पेमेंट की है, कोई डिफॉल्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे हुए पूरे आज सेक्शन 50 तक पूरे। आज हमने इस वीडियो में सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 50 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे किए और वो भी बहुत एक्सप्लेनेशन में और डिटेल में समझे, विद इसकी जो इलस्ट्रेशन है और जो थोड़े बहुत मेरे एग्जांपल्स थे उसके साथ समझे। तो अगर अच्छा लगा हो तो पढ़ना और इसको रिपीट एक बार पढ़ना, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।